हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च ऑनलाइन क्लासेस। हम रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 अध्ययन कर रहे हैं, जो महेश कुमार बर्नवाल कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक है। आज का अध्याय 12 है, जिसमें हम रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहले विषय विस्तार हम देख लेते हैं। सामान्य परिचय को देखेंगे, अस्थायी एवं अस्थायी नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे, आवर्त सारणी में रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में, रेडियो सक्रियता की खोज के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो सक्रियता के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो होगा प्राकृतिक रेडियो सक्रियता और होगा कृत्रिम रेडियो सक्रियता। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियो सक्रिय क्षय अथवा रेडियो सक्रिय विखंडन के बारे में, जो 3 प्रकार का होगा: अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय। रेडियो सक्रिय किरणें के बारे में देखेंगे, रेडियो सक्रिय विखंडन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो सक्रिय का रेडियो सक्रिय क्षय का नियम को पढ़ेंगे, आर्द्र आयु काल के बारे में पढ़ेंगे, औसत आयु अथवा माध्य आयु के बारे में देखेंगे, रेडियो सक्रिय विस्थापन नियम अथवा समूह विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो सक्रिय श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो सक्रियता के विविध अनुप्रयोग को भी देखेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। एक परमाणु का निर्माण 3 अपारमाणविक कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से होता है। धनावेशित प्रोटॉन एवं उदासीन न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर स्थित होते हैं, जो कि नाभिक के धनावेश को संतुलित करते हुए एक विद्युत उदासीन परमाणु का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य होता है, इसलिए किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र नाभिक में स्थित होता है। इसी कारण प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अस्थायी एवं अस्थायी नाभिक को पढ़ेंगे। नाभिक के बारे में देखेंगे, जैसे छोटे से क्षेत्र में एकत्रित धनावेशित प्रोटॉन के माध्य एक विकर्षण बल कार्य करता है। इसलिए नाभिक के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नाभिक में किसी अन्य बल की भी उपस्थिति होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का अनुपात सामान्य जो होता है बराबर अथवा लगभग बराबर होने की स्थिति में यह बल प्रोटॉन को एक साथ रखते हुए नाभिक को अस्थायित्व प्रदान करता है। परंतु यदि नाभिक में प्रोटॉनों की तुलना में न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक बढ़ जाती है, तो यह बल प्रोटॉनों को दृढ़ता से एक साथ नहीं रख पाता। परिणाम स्वरूप अस्थायी नाभिक का निर्माण हो जाता है। रेडियो सक्रियता के बारे में चलिए देखते हैं। रेडियो सक्रियता अस्थायी नाभिकों का एक विशिष्ट गुण है। अस्थायी नाभिकों में अदृश्य विकिरण एवं अपारमाणविक कणों जैसे अल्फा, बीटा एवं गामा के स्वतः अनवरत उत्सर्जन की प्रकृति पाई जाती है। इस प्रकार वे अपनी ऊर्जा का ह्रास करके अस्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। रेडियो सक्रियता का गुण क्या है? रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व को क्या कहते हैं? हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों द्वारा उत्सर्जित विकिरण एवं कणों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है। आवर्त सारणी में रेडियो सक्रिय तत्व के बारे में चलिए देखते हैं। आवर्त सारणी में स्थित सभी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक है, वे रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ऐसे सभी तत्व जिनके नाभिक में 83 से यानी कि 83 से अधिक प्रोटॉन होते हैं, उनके सभी समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं, जिन्हें रेडियो समस्थानिक कहा जाता है। प्रोटॉनों की संख्या अधिक होने के कारण उनमें कार्यरत प्रतिकर्षण बल जो होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन नाभिक को अस्थिर कर देता है। और ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉन की संख्या 92 से अधिक होती है, उनमें नाभिक इतने अस्थायी हो जाते हैं कि वे सामान्यतः प्रकृति में नहीं पाए जाते, बल्कि केवल प्रयोगशाला में ही निर्मित किए गए हैं। रेडियो सक्रियता की खोज के बारे में चलिए देखते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी वेक्रेल ने 1894 में संयोग बस क्या किया, यूरेनियम एवं यूरेनियम लवणों में रेडियो सक्रियता की खोज की। और उस समय यूरेनियम एवं यूरेनियम लवणों द्वारा उत्सर्जित विकिरण को वेक्रेल किरणें कहा गया। मैडम क्यूरी तथा उनके पति जो था पियरे क्यूरी ने यूरेनियम द्वारा विकिरण उत्सर्जन के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि उत्सर्जित किरणें यूरेनियम की भौतिक अथवा रासायनिक स्थिति पर निर्भर न होकर उसकी परमाणुिक संरचना
पर निर्भर है। इस सिद्धांत ने विज्ञान की एक नई शाखा यानी कि परमाणु भौतिकी को जन्म दिया। रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैडम क्यूरी यानी कि मैडम क्यूरी द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि रेडियो सक्रियता जो शब्द था इसका प्रयोग सबसे पहले मैडम क्यूरी ने किया था। मैरी क्यूरी एवं पियरे क्यूरी ने पीच ब्लेंड यानी कि यूरेनियम का अयस्क पर शोध की प्रक्रिया में पोलोनियम एवं रेडियम नामक दो नए तत्वों की खोज की। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1903 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रेडियो सक्रियता के प्रकार को चलिए देखते हैं। विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करके रेडियो समस्थानिकों के अस्थायी नाभिक एक निश्चित समय में अस्थायी नाभिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया तत्वांतरण कहलाती है। नाभिकीय क्षरण एवं रूपांतरण की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक एक अस्थायी नाभिक वाले गैर रेडियो सक्रिय तत्व का निर्माण नहीं हो जाता। नाभिक क्षरण की यह प्रक्रिया दो प्रकार से संभव है। रेडियो सक्रियता के प्रकार को चलिए देखते हैं। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता और कृत्रिम रेडियो सक्रियता। पहले हम देखते हैं प्राकृतिक रेडियो सक्रियता यानी कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। सक्रिय तत्वों के अस्थायी नाभिक बिना किसी मानवीय प्रयास के स्वतः क्षयित होकर अपेक्षाकृत अस्थायी नाभिक वाले तत्वों में परिवर्तित होते रहते हैं। यह गुण प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहलाता है। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता भारी नाभिक के अस्थायित्व के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, रेडियम आदि तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। यूरेनियम 238 प्राकृतिक रूप से क्षयित होकर थोरियम 234 में तथा थोरियम 234 प्राकृतिक रूप से क्षयित होकर प्रोटैक्टिनियम 234 में परिवर्तित हो जाता है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता को चलिए देखते हैं। जब किसी अस्थायी नाभिक वाले तत्व पर कुछ विशिष्ट कणों जैसे अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ड्यूटेरॉन की बमबारी करके उसमें कृत्रिम रूप से रेडियो सक्रियता का गुण उत्पन्न किया जाता है तो इसे कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहा जाता है। किसी तत्व में कृत्रिम रेडियो सक्रियता उत्पन्न करने के लिए उसे किसी अन्य तत्व से रूपांतरित करने की प्रक्रिया कृत्रिम रूपांतरण कहलाती है यानी कि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहलाती है। कृत्रिम रूपांतरण के अनुप्रयोग को चलिए समझते हैं। सर्वप्रथम 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार करके ऑक्सीजन के समस्थानिक ये जो था 8 यानी कि परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 8 और परमाणु द्रव्यमान 18 तथा जो प्रोटॉन था यानी कि जिसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक का निर्माण किया था। अच्छा, ये क्या होता है, जैसे इसमें यदि हम नाइट्रोजन पे यदि अल्फा कणों की बमबारी करें तो इसमें क्या होगा, यानी कि हीलियम जैसा ये क्या करेगा, अल्फा कण क्या करेगा, व्यवहार करेगा और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन 18 जिसका परमाणु संख्या 18 है और परमाणु द्रव्यमान 17 और ये क्या है, प्रोटॉन जैसा हो जाएगा। तो चलिए इसे आप थोड़ा सा बढ़िया से एनालिसिस कर लें। 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार करके न्यूट्रॉन जो था न्यूट्रॉन तथा कार्बन 6 यानी कि परमाणु संख्या 6 और 12 जगह परमाणु द्रव्यमान नाभिक का निर्माण किया था, जिसमें ले लिया था बेरिलियम और ये अल्फा कण का क्या किया था, अल्फा कण का प्रहार कराया था। ट्रांस यूरेनियम तत्व क्या होता है? प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम है जिसकी परमाणु संख्या 92 से अधिक परमाणु संख्या वाले सभी तत्व कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में निर्मित किए गए हैं। इन तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा जाता है। रेडियो सक्रिय क्षय अथवा रेडियो सक्रियता विखंडन के बारे में चलिए देखते हैं। रेडियो सक्रिय क्षय की प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्वों द्वारा उत्सर्जित कणों के प्रकार पर निर्भर करती है। इस आधार पर 3 प्रकार की रेडियो सक्रिय क्षय संभव है। रेडियो सक्रिय क्षय ऐसे हो जाएगा अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। इसे आप देख लें, अल्फा क्षय अल्फा कण हो जाएगा, हीलियम नाभिक हो जाएगा। इसके बाद बीटा कण में क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, यानी कि बीटा प्लस ये होगा, पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होगा और इसमें क्या होगा, गामा किरणें निकलेंगे। गामा किरण में कुछ नहीं होगा। अल्फा क्षय के बारे में समझते हैं पहले, यानी कि एक अल्फा कण में क्या होता है, 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये याद रखना है कि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यह वस्तुतः हीलियम नाभिक जैसे अभी ऊपर में हम सब देखें, यानी कि 2He हीलियम जैसा क्या करेगा, हीलियम है
जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में, ये लाइन याद रखना है, परमाणु क्रमांक में दो इकाई यानी कि 2 प्रोटॉन तथा परमाणु भार में 4 इकाई यानी कि 2n और 2p की कमी आती है। इस प्रकार वह तत्व अपने से 2 परमाणु क्रमांक कम वाले तथा 4 परमाणु भार कम वाले तत्व में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अल्फा क्षय से उत्पन्न नए तत्व के नाभिक में संतति जो होता है, संतति नाभिक कहा जाता है। यह तत्व मूल तत्व का आइसोडायफर कहलाता है, क्योंकि दोनों तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर क्या होता है, समान होता है। अल्फा क्षय के कारण हुए रूपांतरण को अग्रलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे इसे हम सब ये समीकरण के तरह है, यानी कि इसमें क्या होगा, परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में क्या होगा, 4 की कमी हो जाएगी। चलिए इसे समझते हैं। अल्फा कण क्षय का उदाहरण समझते हैं। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 92 ले लेते हैं, इसकी परमाणु संख्या, परमाणु भार क्या है, 238। एक अल्फा कण का उत्सर्जन करके इसे थोरियम यानी कि थोरियम परमाणु क्रमांक 90 तथा परमाणु भार 234 में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये इसे देखें, क्योंकि इसमें 2 की कमी हो जाएगी परमाणु संख्या में और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, थोरियम में परिवर्तित हो जाएगा। उत्सर्जित किए गए अल्फा कण का ऊर्जा लगभग कितना होता है, 5 MeV यानी कि मिलियन ऑफ एलिमेंट्स वोल्ट्स होता है। इसकी गति प्रकाश गति के लगभग 5% होती है। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन की उपस्थिति तथा इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण इस पर 2 इकाई धनावेश पाया जाता है और इस आवेश तथा भारी द्रव्यमान के कारण अल्फा कण अपने वातावरण से तीव्र क्रिया करते हैं। मानव शरीर के संपर्क में आने पर अल्फा कण त्वचा पर क्या होता है, फफोले एवं जलन उत्पन्न होते हैं। बीटा क्षय के बारे में चलिए समझते हैं। बीटा क्षय के अंतर्गत रेडियो सक्रिय नाभिक में निम्नलिखित 2 प्रकार के कणों का उत्सर्जन करते हैं। जैसे हो जाएगा बीटा माइनस क्षय। जब किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से एक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रिनो कण का उत्सर्जन होता है तो इसे बीटा माइनस क्षय कहा जाता है। बीटा माइनस क्षय में एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण मूल तत्व का नाभिक जो होता है अपने से एक इकाई अधिक परमाणु संख्या वाले तत्व के नाभिक में रूपांतरित हो जाते हैं, परंतु इसकी परमाणु जो संख्या होता है अपरिवर्तित रहता है और इस प्रक्रिया में एक न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन में क्या होता है, यानी कि एक न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर ही क्या होता है, प्रोटॉन में रूपांतरित हो जाता है। बीटा माइनस कण के बारे में चलिए समझते हैं। थोरियम एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करके क्या होता है, प्रोटैक्टिनियम में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये है थोरियम धातु, इसमें क्या होगा, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि, जबकि परमाणु भार में इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और ये चेंज हो जाएगा क्या, प्रोटैक्टिनियम में। बीटा 6 प्लस में चलिए समझते हैं। जब किसी नाभिक से एक ऊर्जावान पॉजिट्रॉन तथा एक न्यूट्रिनो कण का उत्सर्जन होता है तो इसे बीटा प्लस 6 कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मूल तत्व का नाभिक से एक इकाई कम परमाणु संख्या वाले तत्व के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, परंतु इसकी जो होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या वह परिवर्तित रहती है। इस दौरान एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है। बीटा 6 प्लस के बारे में समझ लेते हैं। जैसे ये कार्बन 11 का एक क्या है, पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करके क्या होता है, बोरॉन 11 में क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है। जैसे कार्बन ले लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है, बोरॉन में ये क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। आगे चलिए समझते हैं गामा क्षय के बारे में। परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, इस प्रकार नाभिक के भी विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। जब कोई नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है तो यह उच्च ऊर्जा युक्त फोटोन कणों से निर्मित विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करके अपेक्षाकृत कम ऊर्जा स्तर वाले नाभिक में परिवर्तित हो सकता है और इसी विकिरण को गामा विकिरण अथवा गामा किरणें कहा जाता है। अल्फा अथवा बीटा कणों के उत्सर्जन के पश्चात निर्मित अधिकांश संतति नाभिक उत्तेजित अवस्था में होते हैं, जो एक अथवा एक से अधिक गामा किरणों के उत्सर्जन के पश्चात सामान्य अवस्था में आते हैं। समझते हैं इसके बारे में आगे, यानी कि गामा क्षय के बारे में। कोबाल्ट क्षय के पश्चात निकेल में परिवर्तित हो जाता है, परंतु निकेल का नाभिक उत्तेजित अवस्था में होने के कारण 2 गामा किरणों के
उत्सर्जन के पश्चात सामान्य अवस्था में आ जाता है। इसे आप कोबाल्ट के बारे में थोड़ा सा देख लें वीडियो पॉज करके। चलिए समझते हैं रेडियो सक्रिय किरणें के बारे में। वर्ष 1902 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रिय तत्वों से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से प्रवाहित करके उसका गहन परीक्षण किया और विकिरण द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के आधार पर रदरफोर्ड ने इसे अग्रलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें था अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। चलिए समझते हैं। ये धनावेशित अल्फा कणों का समूह है जो वस्तुतः हीलियम नाभिक यानी कि हीलियम होते हैं। प्रत्येक अल्फा कण में क्या होता है, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। बीटा कण के बारे में चलिए समझते हैं। बीटा किरणें उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के समूह है। ये ऋणावेशित होती है परंतु इसका द्रव्यमान जो होता है नगण्य होता है। गामा किरणें उच्च आवृत्ति युक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिनका द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से प्रवाहित होने पर अल्फा जो किरणें होता है ऋणात्मक जो होता है ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, जबकि विद्युत चुम्बकीय प्रवाहित करने से जो होता है ये बीटा कण जो होता है ये किरणें धनात्मक ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। और गामा किरण के बारे में चलिए समझते हैं। ये किरणें क्या होता है, विद्युत उदासीन होती है, इसीलिए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवाहित होने पर इसके मार्ग में विचलन नहीं होता है। चलिए समझते हैं। अल्फा किरणों का वेग जो होता है प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग होता है, जबकि बीटा किरणों का वेग जो होता है प्रकाश के वेग का 9/10 भाग होता है। गामा किरणें प्रकाश के वेग से गति करती है। अल्फा किरणों का द्रव्यमान अधिक होता है, इसीलिए इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, परंतु यानी कि भेदन क्षमता क्या होती है, कम होती है। जबकि बीटा किरणों का द्रव्यमान क्या होता है, कम, यानी कि हाइड्रोजन का लगभग 1/1840 होता है, इसीलिए इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। परंतु अल्फा किरणों की तुलना में भेदन क्षमता क्या होती है, लगभग 100 गुना ज्यादा होती है बीटा किरणें की। गामा जो किरणें होते हैं ये किरणें अत्यधिक ऊर्जा से युक्त होती है। इनकी वेदन क्षमता जो होता है अल्फा एवं बीटा किरणों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। यानी कि ये जो गामा किरणें होते हैं बहुत ही खतरनाक किरणें होते हैं गामा किरणें, यानी कि गामा किरणें इस तरह का नहीं होगा, ये गामा किरणें ऐसे होते हैं। समझते हैं। यद्यपि ये किरणें त्वचा को यानी कि वेदने में सक्षम होती है, परंतु उच्च आयनीकरण क्षमता के कारण सजीव कोशिकाओं को नष्ट करने में अथवा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने में सक्षम होती है। जबकि बीटा किरणें जो होता है त्वचा को भेदने में सक्षम होती है, परंतु इनकी आयनीकृत क्षमता कम होती है, फिर भी ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होती है। समझते हैं। इनमें गैसों का आयनित करने की क्षमता कम होती है, परंतु ये जो होता है सजीव कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होती है। चलिए समझते हैं रेडियो सक्रिय विखंडन का सिद्धांत। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने तथा फ्रेडरिक सोडी ने 1903 में क्या किया, रेडियो सक्रियता को नाभिकीय परिघटना के रूप में परिभाषित करते हुए यह तथ्य प्रतिपादित किया कि सभी रेडियो सक्रिय परिवर्तन परमाणु के नाभिक में संपन्न होते हैं। उन्हें रेडियो सक्रिय प्रक्रिया तथा विकिरण के उत्सर्जन के विषय में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे रेडियो सक्रिय विखंडन का सिद्धांत कहा गया। इसके प्रमुख बिंदु निम्नवत है। चलिए हम आगे देखते हैं। पहला क्या उन्होंने कहा, रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक जो होता है अस्थिर अथवा तथा किसी भी क्षण विखंडित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा उन्होंने सिद्धांत दिया, यह विखंडन स्वतः यानी कि उत्स्फूर्ति होती है तथा विखंडन की दर जो होता है बाह्य कारकों जैसे तापमान, दाब जो होगा, रासायनिक संयोजन आदि से प्रभावित नहीं होती है। विखंडन के दौरान मूल तत्व से जो होता है भिन्न भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले संतति तत्व का निर्माण होता है। इसके बाद अगला उन्होंने नियम दिया था, विखंडन के समय रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से अल्फा व बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। रेडियो सक्रिय क्षय का नियम चलिए समझते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थों के क्षय की दर उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों से स्वतंत्र होती है। किसी निश्चित समय पर क्षयित होने वाले नाभिकों जैसे परमाणुओं की संख्या उस समय उस पदार्थों में उपस्थित नाभिकों यानी कि परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ में उपस्थित नाभिकों यानी कि परमाणुओं की कुल संख्या n हो तो उस समय यानी कि dt पर उस पदार्थ से क्षयित विखंडित होने वाले नाभिकों की संख्या जो होगा dn हो तथा नाभिक में होने वाले कमी की दर को क्या करते हैं, गणितीय रूप में इस प्रकार से हम सब प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इसे आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देख लें। ये यानी कि लेमडा n हो जाएगा, dn डिवाइडेड बाय क्या होगा, dn डिवाइडेड बाय dt बराबर होगा लेमडा n।
इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, यानी कि यह लेमडा उस रेडियो सक्रिय तत्व का जो होता है नियतांक, क्षय नियतांक है। अब प्रत्येक तत्व का क्षय नियतांक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये लेमडा होता है क्या, रेडियो सक्रिय तत्व का क्षय नियतांक। अर्ध आयु काल क्या होता है, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ पीरियड समझते हैं। वह समय जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्षयित होकर अपनी प्रारंभिक संख्या से घटकर आधी रह जाती है, उस तत्व का अर्ध यानी कि उस तत्व का कहलाता है अर्ध आयु काल। किसी रेडियो सक्रिय तत्व के अर्ध आयु काल में परमाणुओं की संख्या के साथ साथ उनकी सक्रियता भी आधी हो जाती है। अर्ध आयु काल को यानी कि T1/2 से प्रदर्शित किया जाता है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध आयु काल को यानी कि T1/2 तथा उसके क्षय को यानी कि T1/2 यानी कि बराबर क्या होगा 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा यानी कि नियतांक से निम्नलिखित संबंध होते हैं। ये संबंध इसके होते हैं। औसत आयु अथवा माध्य आयु, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु अथवा माध्य आयु उसके सभी परमाणुओं की कुल आयु तथा उनकी संख्या के भागफल के बराबर होती है। औसत आयु उस पदार्थ के क्षय नियतांक के व्युत्क्रम यानी कि 1/λ के बराबर होती है। इसे यानी कि टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। ये औसत आयु क्या होता है, टाउ। इसे पढ़ते हैं, इस तरह का लिखा होता है ये टाउ। पदार्थ के सभी परमाणुओं की कुल आयु डिवाइडेड बाय हो जाएगा पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, ये होगा टाउ के बराबर। यानी कि इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टाउ बराबर 1/λ बराबर हो जाएगा अर्ध आयु डिवाइडेड बाय लेमडा का वैल्यू होता है 0.693। रेडियो सक्रिय पदार्थों की सक्रियता को चलिए समझते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की कुल क्षय दर उनकी सक्रियता कहलाती है। सक्रियता मापने का अंतरराष्ट्रीय पैमाना वैक्यूरल यानी कि BQ, परंतु उसके मापन के लिए एक अन्य पैमाने क्यूरी CI का भी प्रयोग किया जाता है। वैक्यूरल जो होता है IBQ बराबर 1 हो जाएगा क्षय प्रति सेकंड। एक क्यूरी बराबर होता है एक CI इक्वल टू होगा 3.7 × 10⁻10 BQ क्षय प्रति सेकंड। रेडियो सक्रिय विस्थापन नियम अथवा समूह विस्थापन नियम के बारे में समझते हैं। रेडियो सक्रिय विस्थापन नियम सॉडी, फजान एवं रसेल नामक 3 वैज्ञानिकों द्वारा 1913 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। इस नियम के द्वारा रेडियो सक्रिय उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप आवर्त सारणी में तत्व के स्थान में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या की गई है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से मूल तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। इस प्रकार नया तत्व आवर्त सारणी में मूल तत्व के स्थान से 2 समूह यानी कि बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। जैसे पोलोनियम द्वारा अल्फा क्षय के पश्चात लेड का निर्माण होता है। यानी कि इसमें क्या करेंगे, पोलोनियम पर यदि हम अल्फा कण का प्रहार करें तो ये क्या हो जाएगा, लेड का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, इसमें परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी और परमाणु द्रव्यमान में क्या होगा, 2 की कमी हो जाएगी। समझते हैं, एक बीटा कण यानी कि बीटा माइनस कण के उत्सर्जन से मूल तत्व की परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है, परंतु उसकी परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहते हैं। इस प्रकार नया तत्व जो होता है सारणी में मूल तत्व के स्थान से एक समूह यानी कि वर्ग दाईं ओर विस्थापित हो जाती है। जैसे लेड जो है 212 यानी कि PB, इस पे यदि हम बीटा क्षय के पश्चात यानी कि बिस्मथ का निर्माण होता है। यदि इस पे बीटा क्षय किया जाए तो बिस्मथ का निर्माण हो जाएगा। समझते हैं, समूह विस्थापन नियम के प्रतिपादन से के समय बीटा क्षय के रूप में केवल बीटा ऋणायन अर्थात बीटा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को ही क्या होता है जानकारी थी, परंतु 1930 के दशक में बीटा धनायन क्षय अर्थात पॉजिट्रॉन उत्सर्जन की खोज की गई। यानी कि एक बीटा प्लस पॉजिट्रॉन कण के उत्सर्जन से मूल तत्व की परमाणु संख्या में 1 इकाई की कमी होती है, परंतु उसकी परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहते हैं। इस प्रकार नया तत्व आवर्त सारणी में मूल तत्व के स्थान से 2 समूह बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। समझते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन यानी कि 6 ये 14 हो जाएगा। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि और ये परमाणु द्रव्यमान जो होगा ऊपर में जो है 14 ये बराबर रहेगा। यानी कि रेडियो सक्रिय श्रेणी के बारे में चलिए समझते हैं। रेडियो सक्रिय नाभिकों की ऐसी क्रमबद्ध श्रृंखला जिसमें प्रत्येक सदस्य नाभिक
यानी कि अपने पूर्ववर्ती सदस्य नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय के कारण निर्मित हुआ हो, रेडियो सक्रिय श्रेणी कहलाती है। रेडियो सक्रिय श्रेणी की 4 श्रेणियां पाई जाती है, जैसे थोरियम श्रेणी, एक्टिनियम श्रेणी, यूरेनियम श्रेणी, इसके बाद क्या होगा, नेपच्यूनियम श्रेणी। इनमें से प्रथम 3 श्रेणियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, जबकि नेपच्यूनियम जो श्रेणी का निर्माण कृत्रिम समस्थानिक से होता है। रेडियो सक्रिय श्रेणी के बारे में देखेंगे, प्रथम तत्व को, अंतिम तत्व और उत्सर्जित कण को देखेंगे। यानी कि इसमें क्या होगा, थोरियम श्रेणी जो है रेडियो सक्रिय श्रेणी है। प्रथम तत्व इसे थोरियम बना था, यानी कि 232। इसमें लेड बना था, अंतिम तत्व था लेड 228। इसमें क्या था, 8 अल्फा और 6 बीटा उत्सर्जित कण थे। एक्टिनियम जो श्रेणी था, यूरेनियम 235 जो था प्रथम तत्व था, और अंतिम तत्व लेड 207 था। इससे 10 अल्फा कण उत्सर्जित हुआ और 7 बीटा कण। यूरेनियम जो श्रेणी था, यूरेनियम 238 और लेड 206, यानी कि इससे 11 अल्फा कण और 9 बीटा कण से उत्सर्जित हुआ था। नेपच्यून जो श्रेणी था, यानी कि प्लूटोनियम 241 और बिस्मथ 209, और इसमें 9 अल्फा कण और 6 क्या होगा, बीटा कण से उत्सर्जित हुआ था। ये समझते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। यह एक विशिष्ट केंद्रक होता है जिसमें निश्चित संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सभी आइसोटोप्स को न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, लेकिन जिनमें प्रोटॉन की संख्या एक जैसी है वे न्यूक्लियोटाइड्स ही आइसोटोप्स होते हैं। मरकरी यानी कि पारे जो होता है, परमाणु संख्या 80 होता है, में 46 आइसोटोप्स होते हैं, और यह संख्या सभी तत्वों में क्या है, सर्वाधिक है। तत्वांतरण के बारे में समझते हैं। किसी तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तन तत्वांतरण कहलाता है। सर्वप्रथम फ्रेडरिक सोरी ने यह सिद्ध किया था कि अल्फा कण और बीटा कणों का उत्सर्जन अस्थायी नाभिकों को अस्थायी नाभिक में परिवर्तित करता है। इस परिवर्तन के कारण रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर जब यूरेनियम 238 परमाणु से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, तो थोरियम जो होता है 90, यानी कि 234 परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। उच्च आवर्धन प्रकाशीय वर्णक्रम यानी कि वर्णक्रमदर्शी के बारे में चलिए समझते हैं। इस उपकरण का उपयोग जो आइसोटोप्स परिवर्तन की मात्रा एवं अति सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध पदार्थ की आणविक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अस्थिर आइसोटोप्स रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो नाभिक, रिएक्टर या अन्य स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, उनके नाभिक गुण जैसे घूर्णन, चुंबकीय गुण, फर्मी सतह, विद्युत चालकता आदि अन्य गुण जैसी परमाणु त्रिज्या, बंध, परमाणुिक बल आदि इत्यादि महत्वपूर्ण गुणों की जानकारी इस यंत्र द्वारा प्राप्त की जाती है। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में चलिए समझते हैं। कार्बन परमाणु जो होगा, यानी कि 612, यानी कि परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान है 12। द्रव्यमान के 12वें भाग को एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। इसको एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी कहा जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई जो होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एएमयू 331 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एक परमाणु द्रव्यमान जो होता है इकाई, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू बराबर जो होगा 1.66033 इंटू 10 टू द पावर -27 kg के बराबर होता है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है एमईवी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल के बराबर होता है। रेडियो सक्रियता के विविधता के अनुप्रयोग को चलिए समझते हैं। विज्ञान के अपरिमित विकास एवं नित्य नवीन उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप जीवन के विविध क्षेत्रों में रेडियो सक्रिय तत्वों के महत्व को देखते हुए इनका अनुप्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न अनुसंधानों, चिकित्सा प्रणालियों, कृषि प्रौद्योगिकी एवं उपयोग आदि विभिन्न क्षेत्रों में रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग किया जा रहा है। इनके कुछ प्रमुख उदाहरण नीचे निम्नवत है, चलिए इसे हम देखते हैं। इसमें प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग को देखेंगे और प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक को चलिए देखते हैं। जैसे कार्बन आयु गणना जो होता है जीवाश्मों, यानी कि मृत जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने में किया जाता है कार्बन 14 का उपयोग।
यूरेनियम लेड जो होता है आयु गणना यानी कि पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है यूरेनियम 238 का, और लेड 236 का। रुबिडियम जो होता है स्ट्रॉन्शियम आयु गणना चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। रुबिडियम जो होता है 47 और स्ट्रॉन्शियम 86 का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम आर्गन आयु गणना यानी कि भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। किसका? पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम 40 और आर्गन 40 का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा के लिए समझते हैं इसमें, जैसे ट्रेसर के रूप में जो होता है विभिन्न रोगों की जांच में किया जाता है और विभिन्न रोगों के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। ट्यूमर की जांच में किया जाता है किसका? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में किया जाता है आयोडीन 131 का, और अल्फा परिपक्वता क्षय रोग जो होता है टीबी की जांच में किया जाता है किसका? फ्लोरीन 59 का। अंगों की संरचना के अध्ययन में किया जाता है किसका? टेक्टिनियम 99 का, और रक्त प्रवाह का वेग मापने में किया जाता है किसका? सोडियम का। कैंसर के उपचार में और ट्यूमर को नष्ट करने में किया जाता है कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 का। अस्थि रोगों के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में किसका? जैसे खाद्य संरक्षण में हो जाएगा, पादप उर्वरक परीक्षण में उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे अनाज हो जाएगा, अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित रखने में किया जाता है किसका? गामा किरणें का। पौधों में उर्वरक के प्रभाव को जांच करने में किसका? कार्बन 14 का किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन को किससे करते हैं? फास्फोरस 32 से। आगे समझते हैं उद्योग क्षेत्र में, यानी कि इसमें हो जाएगा पेट्रोलियम भंडारों की खोज में, तेल के रिसाव की जांच में, नाभिकीय ईंधन के रूप में और मृदा के अध्ययन के रूप में किया जाता है। इसे समझते हैं तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में, धातुओं की चादरों की समान मोटाई की जांच में किया जाता है क्या? अमेरिकन 241 का, सॉरी अमेरिकियम 241 का प्रयोग किया जाता है। जैसे तेल के कुएं के अध्ययन एवं पाइप लाइनों में रिसाव का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तथा जलयानों की प्रणोद प्रणाली ईंधन के रूप में किया जाता है किसका प्रयोग? यूरेनियम 235 का। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में सड़क एवं भवनों के निर्माण में किया जाता है कैलिफोर्नियम 252 का प्रयोग किया जाता है। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं, चलिए इसे हम देख लेते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है किसमें? नाभिक में होता है। रेडियो सक्रियता का गुण मुख्यतः किन तत्वों में पाया जाता है? हो जाएगा नाभिक एवं अस्थायी नाभिक वाले तत्वों में। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी। रेडियो सक्रियता पर शोध के दौरान किस या किन वैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिकों ने रेडियम एवं पोलोनियम की खोज की थी? तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, जैसे मैरी क्यूरी हो जाएगा और पियरे क्यूरी ने भी किया था, यानी कि दोनों ने किया था। रेडियो सक्रिय तत्वों द्वारा जो होता है उत्सर्जित किए जाते हैं कौन? ये सभी, जैसे अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सभी। किसी तत्व में कृत्रिम रेडियो सक्रियता उत्पन्न करने के लिए उनके नाभिक पर किन कणों की बौछार की जाती है? उपयुक्त सभी, जैसे अल्फा कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक क्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित नए तत्व नाभिक है कौन? मूल तत्व के नाभिक से अधिक अस्थायी होता है ये। ट्रांस यूरेनियम तत्वों के विषय में औसत्य कथन कौन सा है? यानी कि इनकी परमाणु संख्या यूरेनियम से अधिक होता है, ये सही है। ये क्या है? इसमें से ये क्या है? औसत। ये औसत है, ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, ये क्या है? औसत है। आगे समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कण, और ये सभी क्या है? सही है, जबकि 2 नंबर क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कण हीलियम के नाभिक के समान परमाणुविक संरचना रखता है? यह जगह अल्फा कण। किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि ये होगा परमाणु क्रमांक में कमी होगा, ठीक है, और क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान में भी कमी होगा, ये भी होगा, यानी कि नीचे भी कमी हो जाता है, ऊपर भी कमी हो जाता है, यानी कि इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। किसी रेडियो सक्रिय तत्व से बीटा कण के उत्सर्जन से उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो द्रव्यमान क्या रहता है? अपरिवर्तित रहेगा। गामा किरण निम्नलिखित में से क्या है? ये हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय विकिरण। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? यानी कि बेकरेल और क्यूरी दोनों होते हैं। अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों की वेदन क्षमता क्या है? अवरोही क्रम में सजाएं, यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा? घटते क्रम में, सबसे ज्यादा गामा का, और इसके बाद होगा क्या?
बीटा का, इसके बाद सबसे अल्फा। सबसे वेदन क्षमता कम होता है किसका? अल्फा का। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में सजाना है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो यह हो जाएगा बीटा किरणों से। किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? यह हो जाएगा क्या? ना तो द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु संख्या बदलती है। कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है? जीवाश्म। किसी तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होता है? यह हो जाएगा कार्बन 14 का। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो रेडियम के अर्ध आयु यानी कि 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंत बच जाएगा? यह हो जाएगा 32 वर्ष बाद। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु जो होगा 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन और 20 दिनों में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसे समझते हैं। जैसे ये हो जाएगा कौन? कोबाल्ट 60 जो होता है शरीर के अंतर्गत यानी कि अर्बुद का उपचार करने के लिए किया था। आयोडीन 131 का थायराइड, ये भी सही है। फास्फोरस जो होगा 32 श्वेत, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों सही, ये क्या है? सही नहीं है। कोबाल्ट 60 सामान्यतः पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित होता है क्या? गामा किरणें। तो ये क्या हो गया? पूरा चैप्टर खत्म हो गया रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? कार्बनिक रसायन के बारे में, जो अध्याय क्या होगा? 13। तो मिलते हैं अगले क्लास में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।